हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर कल से एक नई पहल की शुरुआत किए हैं, वो है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से हम लोग बीपीएससी टीआरटी की कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें प्राइमरी 1 से 5, जूनियर 6 से 8, टीजीटी 9, 10 और पीजीटी 11, 12 में जितने जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका विषयवार एमसीक्यू के रूप में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इतिहास के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले इतिहास का पार्ट 1 चला गया है, उसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और आप लोग मिल करके हमसे जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश करिए। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में नहीं 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न दिया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन है ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन दिया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण दिया है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया है ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए दिया है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए सही है परंतु आर सही ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये भी बात सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी बात सही है, लेकिन कथन कारण का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था? मौर्य वंश, मौर्य था, कुषाण था, गुप्त था, पाल था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त काल था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध चोल वंश था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध करने के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए या तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल काल ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले सालों के प्रश्न हैं। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, करिकाल था, आदित्य प्रथम था, राजराजा प्रथम थे। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन था? संगम साहित्य, मिलिंद पन्ह, जातक कहानी। उपयुक्त सभी। तो मिलिंद पन्ह जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्रश्न है, कितार्जुनीय किसकी पुस्तक किसने लिखी थी? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने या भारवी ने? किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुमार संभव
महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास ने। तो कुमार संभव कालिदास ने लिखे थे। प्रश्न है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं, बिल्हड़ हैं, जयानक हैं, चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष हैं, विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं, भास हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का, चेर का, चोल का, पांडे का। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? कौन सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान, परमार। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी चंदेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न दिया है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन है जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? प्रश्न दिया है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? धरणेन्द्र, संग्राम धनंजय, बलपुत्र देव, चूड़ा मणिवर्मन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वो है बलपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? किससे था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य थे, कुमारगुप्त थे, धर्मपाल थे, पुष्यगुप्त थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थे। प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब किया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण 435 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि बाण भाट प्रश्न दिया है कवि बाण निवासी था? कहाँ का था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का था, भोजपुर का था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कवि बाण ने पाटलिपुत्र के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? कौन था? वाराणसी था, मथुरा था, पाटलिपुत्र था या कांची था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती व कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न दिया है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
प्रश्न दिया है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक, शौनक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के लिए अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न दिया है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने की थी, भास्कर ने की थी, ब्रह्मगुप्त ने की थी, बारामीर ने की थी। तो आर्यभट्ट ने किए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। प्रश्न नंबर अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन की, हिंद यूनानी लोगों की, कुषाण की, गुप्त की? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी लोगों की अत्यधिक देन थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज की छठवां भाग था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तरी भारत व्यापार के लिए उपयोगी था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कम्बे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के लिए महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा या कण्व वंश ने राज किया था। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कौन किए थे? कनिष्क ने किए थे। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय में फली फूली थी। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस और टॉपिक पे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ज़रूर पढ़ूंगी। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोट को देख लेते हैं। कुछ नहीं, एक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इनके कथनों को अपने दिमाग में रख करके अपने पढ़ाई को जारी रखें। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से सरकारी नौकरी ही मिलेगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देख करके जरूरी भी है और जरूरी भी नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त ने, मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वह प्रियदर्शी के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ है रुमंदेई का स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो खरोष्टी लिपि दाहिने से
बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। तो चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शिवाजी ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ियों से बना था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था? किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो मौर्य वंश ने, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना चाह रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।